हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. तो पिछले वीडियो में हम लोग ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में जाने थे। आइडियल और नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के बारे में जाने थे। इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक था उसको मैंने कवर कर दिया है पिछले वीडियो में, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के बारे में जानेंगे। उसके अंतर्गत 4 से 5 पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी का इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसको डिराइव किया जाता है, कहाँ पर यूज होता है, ये सभी जो है वह एज अ फॉर्मूला एज अ इक्वेशन यूज होता है, जो कि बर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प मिलता है। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। जैसे देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कहेंगे किसको, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसे कहेंगे कि वैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज यानी कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन वह इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ द नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। लेकिन वह डिपेंड नहीं करेगा सॉलिड और सॉल्वेंट के नेचर से कि कैसा कौन सा सॉलिड उसको उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, कौन सा सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो ये 4-5 है, वह सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है कि ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। तो हम लोग एक वन बाई वन हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज का यूज़ क्या है, ये सब जानेंगे। तो हम लोग पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट इज इक्वल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x2 से डिनोट करते हैं, और x1 को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं, सॉरी। तो देखिए, P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो रॉल्ट्स, जो कि हम लोग रॉल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो रॉल्ट एक साइंटिस्ट थे। वह रॉल्ट्स लॉ के माध्यम से यह इस्टेब्लिश किए थे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सॉलिड पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन पर, और बट वह इंडिपेंडेंट होता है उसके नेचर या आइडेंटिटी से। यानी कि जो हम अभी बताए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन, जस्ट द सेम रिलेटिव ये रॉल्ट्स लॉ बताए थे। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं रॉल्ट्स लॉ, यह होता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, और यह इक्वेशन जो है वह रिलेशन बताता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन, यह आपस में रिलेशन बताता है। तो हम P1 नॉट को LHS की ओर भेजेंगे ताकि हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो अभी हम लोग डिस्कस कराए उसका एग्जांपल, उसका डेरिवेशन हम बता सके। तो P1 नॉट जो कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 था, यह था P1 नॉट इंटू x1। तो P1 नॉट को हम लोग डिनोमिनेटर की ओर भेजें, इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, और दोनों के LHS और RHS को 1 से माइनस कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट इज इक्वल टू x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P1 नॉट माइनस P1 यानी कि यह चेंज है, चेंज को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डेल P बटा P1 नॉट इज इक्वल टू x2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड वीडियो में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
हम लोग ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे वह हम लोग सब डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंडीशन में पढ़ेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के कहने का अर्थ क्या है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कंपेरिजन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, यानी कि यहाँ पर N1 जो है ज़्यादा हो गया, सॉल्वेंट जो है वह ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन ऑफ N2, तो यहाँ पर N2/N1 हो जाएगा, N2 नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल P/P1 इक्वल टू N2/N1। अब हम लोग जानते हैं कि क्योंकि यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता था कि गिवन मास बाय मोलर मास कर दिए। अब इसका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर में चल जाएगा, तो इसका इक्वेशन ऐसे होगा, ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो अब क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि शो करना है, हम लोग पढ़े कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वह क्या है, वह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमको प्रूफ करना है कि कैसे शो करेंगे। तो हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग इसको कहते हैं P1 माइनस P1/P1 इक्वल टू X2, इसे हम लोग कहते हैं कि नहीं। तो देखिए X2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 डिनोट करता है। तो X2 तो हम लोग जान रहे हैं कि N2/N1 होता है, यह N2/N1। और हम लोग जानते हैं गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यह होता है। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है वह सिर्फ वेट है, और यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स के सिवाय तो कुछ है नहीं। तो यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसका जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ इंटिटीज या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड से इंडिपेंडेंट होता है, तो यह फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इसी फॉर्मूला से है, इज इतना बार 0.850 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेगिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, मोलर मास इतना दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी कि P1 दिया हुआ है, प्योर बेंजीन यानी कि P1 दिया हुआ है, वह दिया हो 0.850। अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेगिंग 0.5 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल है, यानी कि यह सॉलिड होगा जो कि डिजॉल्व किया गया है। तो वेट ऑफ सॉलिड ऐसे डिनोट करते हैं 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम है। 101 जो मोल सॉल्वेंट है, W2 जो है वह 0.5 ग्राम है। अब देखिए व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्वेंट दिया हुआ है, यह 39 ग्राम है। अब मोलर मास यानी कि M1 दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। अब देखिए तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि M2 का वैल्यू निकालना रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि P1 यह हम जानते हैं P1 माइनस P1/P1 इज इक्वल टू N2/N1। तो P1 क्या हुआ है 0.850। अब देखिए P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 0.845 बार, 0.845 बार। अब P1 यही ना P1 है, तो 0.850। अब हम लोग लिख सकते हैं W2 यानी कि 0.5। अब देखिए M1 78। अब देखिए M2 तो हमको फाइंड करना है, और W1 दिया हुआ है 39 ग्राम।
अब देखिए ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ। m2 को उधर भेजेंगे और सब कुछ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इधर मल्टीप्लाई करके हम लोग m2 का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यह रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि छोटा ही टॉपिक था लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इससे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम लोग को यह पढ़ना था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। और हम लोग जानते हैं, जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करता है कि किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जब उसका वेपर प्रेशर बराबर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जब उसका वेपर प्रेशर बराबर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तभी वह लिक्विड बॉयल करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो है वह 1.013 बार होता है। वेपर प्रेशर इस लिक्विड का 1.013 बार होता है, जो कि 1 atm के बराबर है। ठीक है, इसी कारण से वाटर जो है वह बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं सुक्रोज का, एक सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब हम लोग जो जानते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1.013 बार प्रेशर से कम होता है, बार प्रेशर से कम होता है। यानी कि उतना नहीं मिलता है प्रेशर जितना कि उसको रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस सॉल्यूशन को हमको बॉयल करवाना है तो इसका वेपर प्रेशर जो है वह 1.013 बार तक मिनिमम करना ही होगा, तभी यह पॉसिबल है कि वह बॉयल कर सके। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर होता है प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में। यह नोट करने वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एक ग्राफ है उसमें हम लोग देखेंगे जो कि रेड कर्व है, ये रेड कर्व है और ये ब्लू कर्व है, वह डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या क्या वेरी करेंगे, वह डिनोट कर रहा है कि किस सॉल्यूशन जो है वह कौन से टेम्परेचर पर बॉयल करता है। और मेनली यह डिनोट करता है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। देख सकते हैं हम लोग, यह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो यह सॉल्वेंट यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन कट कर रहा है। तो इसी से हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेल टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट पी, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स यह शो करता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, यानी कि डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, लगाएंगे जो कि के बी इसको बोलते हैं, और इसका नाम है इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि एक नंबर में यह पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के बी, व्हाट इज इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या एक नंबर में आ सकता है और आया भी है।
तो डेल टी वी इजिकल टू के वी, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि मोलरिटी है, तो मोलरिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000, वे W1 इज इन ग्राम। तो यहाँ से M2 जो कि हॉटेस्ट क्वेश्चन से बनता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकालिए। तो यहाँ से हम लोग के वी पता रहे, के वी दिया हुआ रहेगा, W2 1000 W1 डेल टी वी से हम लोग निकाल सकते हैं, जहाँ पर M2 जो है वह मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, W2 जो है वह गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, और W1 जो है वह गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है, और डेल टी वी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो यूनिट क्या है, केवी का यूनिट क्या है, केवी का यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डेल टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम। तो के वी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी वी बटा एम इज इक्वल टू के वी। डेल टी वी को हम लोग केल्विन में लिख सकते हैं, ये क्योंकि यह मोलरिटी यानी कि यहाँ पर मोल हो जाएगा गिवन मास बाई मोल, गिवन मोल्स नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि यहाँ पर केजी, यहाँ पर लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ केवी। यह भी इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछते रहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वैसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सबस्टांस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर सबस्टांस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में बराबर हो वेपर प्रेशर के सॉलिड फेज में भी। तो फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि क्या डिप्रेशन हुआ ओरिजिनल में से जो सॉल्यूशन बना उसमें क्या डिप्रेशन क्या डिक्रीजमेंट हुआ, उसी को हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ T0F जो है वह डिनोट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF जो है वह डिनोट करता है फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन इट, और डेल TF है यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट करता है। तो आप बोलिएगा कि T0F पिछले इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट में जो कि हम लोग इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग यह निकाल रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कर रहे थे, यानी कि डेल टीवी में हम लोग टीवी माइनस T0 भी कर रहे थे, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर जो होता है वह ज़्यादा होता है, और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट इसीलिए सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम ना हम लोग घटाएंगे, तो इसीलिए ऐसा किया है। तो सिमिलरली टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन के मोललिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेल TF को हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, यानी कि डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। तो यहाँ से KF का यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं, KF को हम लोग क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और वैल्यू ऑफ KF एंड KV डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि KF और KV का वैल्यू जो है वह नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस नेचर का वह डिपेंड करता है। तो KF का फॉर्मूला दिया गया है R इंटू M1 इंटू T² F बटा 1000 इंटू डेल H फ्यूजन। यहाँ पर R जो है वह गैस कांस्टेंट है, M1 जो है वह मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, T² F यानी कि TF यहाँ पर है जब फ्रीजिंग पॉइंट है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया गया है प्योर सॉल्वेंट में, और डेल H फ्यूजन यहाँ पर जो है वह रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और सिमिलरली फॉर KV यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, T² यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर डेल H वेपोराइजेशन यानी कि रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस प्रकार से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट हम लोग डेली लाइफ में जो पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वह हम लोग पढ़ेंगे। तो कई ऐसे फिनोमेनन होते हैं जो कि हम लोग नेचर में या फिर घर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे में कच्चा आम को हम लोग पिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, माता जी ये सब काम करती हैं जो अचार लगाते हैं। अगर मुरझाया हुआ फूल को अगर हम लोग पानी देते हैं तो वह फिर से खिल उठता है। ब्लड सेल्स को सलाइन वाटर में सस्पेंड करने से उसका कोलैप्स हो जाता है। तो इन सब चीज़ों, जो 3 चीज़ हम लोग बताए कि अचार में कन्वर्ट कर देना, फूल को पानी देकर फिर से खिला उठना, कोलैप्स हो जाना ब्लड सेल्स का, इसमें एक चीज़ कॉमन रहता है। एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ कॉमन रहता है, और वह यह है कि सभी सब्सटेंसेस जो हैं वह मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते हैं। और यह मेम्ब्रेन वेजिटेबल ऑरिजिन भी हो सकता है, या फिर एनिमल ऑरिजिन भी हो सकता है, या फिर सिंथेटिक भी हो सकता है। तो यह मेम्ब्रेन जो होता है वह कंटिन्यूअस शीट होता है, कंटिन्यूअस शीट्स की तरह होता है, जो कि वाटर जैसे सॉल्वेंट को अलाउ कर देता है उस होल्स से गुजरने के लिए, लेकिन बिगर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है। तो वैसा मेम्ब्रेन जिसका प्रॉपर्टीज इन सभी प्रॉपर्टीज से मिलता हो, यानी कि वह स्मॉल पोर्स हो, कंटिन्यूअस शीट्स हो, वह पास होने दे वाटर मॉलिक्यूल जैसे लोगों को, तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी सॉल्यूशन में यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की ओर पास होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना मेम्ब्रेन के हेल्प से, मेम्ब्रेन की ओर से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलते हैं? तो एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज टू स्टॉप द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू इट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम लोग ऐसा प्रोसेस लगाए, यानी कि ऐसा प्रेशर लगाए जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो और उस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता हो, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करता हो और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के पासेज को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से रोकता हो, तो उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, पाई = CRT। यहाँ पर C कंसंट्रेशन है, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है, यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो N2/V × R × T। तो यहाँ पाई = W2, यहाँ N2 को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन मास बाई मोलर मास इंटू V, यहाँ पर R × T। तो W2R × T/M2, यहाँ पर V को उधर भेज दिया, अब M2 को इधर भेज दिया, और W2RT/NV इधर रह गया। तो यहाँ हम लोग सब देख ही रहे हैं कि W2 स्टैंड्स फॉर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, R मीन्स गैस कांस्टेंट, T मीन्स टेम्परेचर, पाई मीन्स ये पाई टाइप जो दिया हुआ है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो हम लोग मोलर मास मेनली हम लोग इससे फाइंड करने के लिए आता है, तो इससे हम लोग मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर एट अ गिवन टेम्परेचर पर, दिया हुआ टेम्परेचर पर 2 सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये सब एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का क्वेश्चन पूछता है, उसको 1 नंबर में आंसर देना रहता है।
तो अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशंस। तो ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस को का वर्ड हम लोग सुनते ही यह आता है कि वैसा प्रोसेस जो कि जस्ट अपोजिट हो ऑस्मोसिस के। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम लोग सॉल्यूशन साइड लगा देंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश वाटर है, यहाँ पर सॉल्ट वाटर है, और यहाँ पर वाटर आउटलेट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये पिस्टन है। और अगर हम प्रेशर इस पर लगाते हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये जो सॉल्ट वाटर है, तो हम लोग क्या बोले थे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है। तो इसमें सॉल्ट वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को इसमें कर देगा, तो यहाँ सॉल्ट कंटेंट तो यहाँ पर रह ही जाएगा, तो यहाँ पर जो निकलेगा वह फ्रेश वाटर निकलेगा। तो इसी यही प्रोसेस जो है वह यूटिलाइज्ड होता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। और एग्जांपल में सेलुलोज एसीटेट इज परमिएबल टू वाटर। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब नॉर्मल मोलर मास, जो कि हम लोग को चाहे आप जी दीजिए, मेंस दीजिए या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए, इस अब नॉर्मल मोलर मास का जो है इन्वॉल्वमेंट दे करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ ही देता है। और इन चीज़ों का हम लोग को ध्यान भी रखना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग फार्मूला रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या फार्मूला होता है। तो देखिए पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए इजिकल टू एक्स सॉल्यूट एन, और मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, पाई इजिकल टू सी आर टी। ये सब 4 फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हम लोग सब में चारों फार्मूला में यह देख रहे हैं कि डेल टी बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, डेल टी एफ जो है वह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है जो वह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब आप बोलिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड है। तो हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के अगर हम लोग कंसीडर करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो यहाँ पर नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो नेग्लेजिबल हो जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा यानी कि नेग्लेजिबल हो जाएगा। या तो देखते हैं कि तो इन चारों फार्मूला को सिर्फ रिवाइज कराने का मेरा मकसद यही था कि यह जो है वह चारों जो है वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिसोसिएशन होगा। जैसे कि देखिए इसमें एक एग्जांपल आता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिमराइज यानी कि घुल मिल करके एक सॉल्वेंट बना लेना। तो आई का होता है फॉर्मूला यानी कि वांट ऑफ फैक्टर नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई अब नॉर्मल मोलर मास इजिकल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। जैसे देखिए अगर कोई बोलता है कि कोई किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 1 यूनिट है, जैसे कि NaCl लेते हैं, NaCl अगर डिकम्पोज होता है तो Na प्लस और Cl माइनस होता है, यानी कि यह 1 मोल था। अब 1 मोल से अगर हम लोग प्रेशर निकालें तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 atm आएगा, 3 atm प्रेशर आया। अब जो कैलकुलेट किया ये थियोरेटिकल जो कैलकुलेट किया उसका तो 3 atm आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा और बोल रहा है कि 3 atm नहीं आ रहा है, यहाँ पर 6 atm आ रहा है, 6 atm प्रेशर आ रहा है। तो 6 atm प्रेशर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस के कारण, क्योंकि टूट करके 2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर यानी कि ये सब फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है,
तो पहला तो ये डिसोसिएशन होगा, यानी कि NaCl डिकम्पोज हो रहा है। अगर कुछ मिल करके और सिंगल बना ले रहा है, सिंगल कंपाउंड बना ले रहा है, तो सिंगल कंपाउंड बना ले रहा है तो उस केस में जो है वांट ऑफ फैक्टर I जो है वह लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर डिसोसिएट कर रहा है तो I ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि लेस देन यूनिटी रहेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर का इंक्लूजन सभी फॉर्मूलाज को मॉडिफाई कर देगा और P0A माइनस PA बटा P0A इजिकल टू एक्स सॉलिड जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर I हो जाएगा। डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम है तो यहाँ पर भी I हो जाएगा। डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम जो है I हो जाएगा। पाई इजिकल टू CRT तो यहाँ I हो जाएगा। तो हम लोग को देखना रहेगा क्वेश्चन में कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। अगर डिसोसिएशन होता है तो 1 से I का वैल्यू जो रहेगा 1 से बड़ा रहेगा, और अगर एसोसिएशन होता है तो I से कम रहेगा। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl KCl या फिर बेंजोइक एसिड ये सब भी दे देता है तो हम लोग ये वांट ऑफ फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। तो होप यू गाइज आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। और अगले सीरीज में यानी अगले वीडियोज़ में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चंस जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।